ओके, कल हमने पढ़ा था एसेंट ऑफ सेट तक, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उससे आगे। आज का हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, और फैक्टर छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। ये वो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे कोर्स में शामिल हैं। ट्रांसपायरेशन की तीन टाइप्स हैं, बिल्कुल सिंपल। वन इज कॉल्ड क्यूटिकुलर, ट्रांसपायरेशन। सेकंड इज कॉल्ड लेंटिक्यूलर, and the third one is called stromatic. Stromatal transpiration. क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल के थ्रू होती है, थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल इनर्ट सेल लेयर है, आमतौर पर ये इनर्ट है, इसमें स्पेसेस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है। ये लीव्स के ऊपर होती है। 5 to 7% ट्रांसपायरेशन इसके थ्रू होती है, और मोस्टली ये नाइट में होती है, ठीक है, नाइट में। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन लेंटिकल्स के थ्रू होती है। लेंटिकल्स मौजूद होते हैं बार्क में, बार्क ऑफ स्टेम। जस्ट 1 to 2% होती है, और ये होती है ड्यूरिंग डे टाइम, जब लाइट और टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा मौजूद होते हैं लीव्स के अंदर, अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लीव्स। दो तरह के लीव्स होते हैं, एक होते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीव्स। डॉर्सीवेंट्रल लीव्स में स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, और एक होते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स, जिनमें अपर और लोअर सरफेसेस सेम होती है। उनमें स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पर भी हैं, लोअर पर। मोर देन 90% ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है, और ये ड्यूरिंग डे टाइम होती है। रात में भी होती है, थोड़ी होती है, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम ज्यादा होती है। एक टॉपिक हमारा ये था।
जी, उसके बाद हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये क्यूटिकल एवापोरेशन को स्टॉप करती है, रिड्यूस करती है, इसलिए बहुत कम है इसमें से 5 to 7% बहुत कम है। सेल्स के दरमियान गैप होते हैं, सेल जितने मर्जी पैक हो जाए उनके दरमियान में स्पेसेस थोड़ी बहुत रह जाती हैं। क्यूटिकल के अंदर वो स्पेसेस बहुत कम है, इसलिए ट्रांसपायरेशन भी बहुत कम होती है। आगे आ जाएंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट्स यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है जी? स्टोमेटा आर पोर्स, दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये बात ऊपर एक स्टेम है, तो ये इसकी बात है। ये बात ऊपर बात है। ये स्टेम है, इसके अंदर ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है ना, ये लाइन, इसी तरह आगे ऊपर अगर हम एक लीव का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये मार्गन मतलब एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये मार्गन मतलब लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर मौजूद होते हैं गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है, और ये जनाब ये होती है, ठीक है, दिस इज क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल के दरमियान ओपनिंग स्टोमेटा। स्टोमेटा पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों गार्ड सेल भी शामिल हैं और ओपनिंग भी शामिल है, ठीक है। अदरवाइज अकेली जो जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं स्टोमा। ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? जस्ट स्टोमा, ओके।
अच्छा, दरमियान में यहाँ पे मौजूद होते हैं न्यूक्लियोफिल सेल। न्यूक्लियोफिल सेल्स ये होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये सेंटर वाले जाइलम साइड वाले होते हैं फ्लोएम। ठीक है, these are vascular bundles। ये न्यूक्लियोफिल सेल्स की दो टाइप्स। These are types of two types of न्यूक्लियोफिल cells। upper epidermis, lower epidermis, ये स्ट्रक्चर पूरा स्टोमेटा। ये होते हैं पेरिसेड मेसोफिल्स। ये जो अरेंज होते हैं ना, यानी जो तरतीब से होते हैं, ये कहलाते हैं पेरिसेड। ये कहलाते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, और ये क्या है, ये है वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक हो गया। तो ये है जनाब जनरल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं स्टोमेटल मूवमेंट की तरफ से, क्योंकि मेन ऑर्गन यहाँ पे स्टोमेटा है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, ये हमने देखना है। इसके लिए दो हाइपोथेसिस हैं स्टोमेटल मूवमेंट के हवाले से। वन इज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। सेकंड वन इज influx of potassium। influx of potassium। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस क्या कहता है? स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस it was proposed by H. Moore। H. Moore। इसके मुताबिक
इस हाइपोथेसिस के मुताबिक गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, लोअर एपिडर्मिस में सिर्फ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सेल जब फोटोसिंथेसिस करते हैं इनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे इनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, इसलिए नियर बाई जाइलम से वाटर गार्ड सेल में आता है। गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं स्ट्रोमा क्या हो जाता है, ड्यूरिंग डे टाइम इनके मुताबिक डे टाइम गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या करती है? ये फोटोसिंथेसिस शुगर का लेवल अप कर रहे हैं। गार्ड सेल के अंदर जब शुगर का लेवल अप होगा तो इसका मतलब है कि गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। इस शुगर के हाई लेवल की वजह से गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंडोस्मोसिस होगी। This endosmosis leads to opening of ठीक है। और रात में क्या होगा? नाइट में क्या होता है? रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नो लाइट नो फोटोसिंथेसिस, नो लाइट नो फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है जनाब? शुगर जो गार्ड सेल के अंदर डे टाइम में बनी थी वो या तो कंज्यूम हो जाती है या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि शुगर भी नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल जो है ना यहाँ पे क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है। जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है तो गार्ड सेल में से एक्सॉस्मोसिस होती है। क्या होती है? एक्सॉस्मोसिस। ये सिस्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, लेकिन इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले। अब जनाब आए इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम और पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है गार्ड सेल में। This is followed by endosmosis of water. And this endosmosis causes opening of stomata during daytime. और रात में क्या होता है जी? पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो जाता है फॉलोड बाय एक्सॉस्मोसिस ऑफ वाटर। सवाल ये पैदा होता है कि पोटेशियम आयन कहाँ से आते हैं? क्या कहाँ से आते हैं? पोटेशियम आयन। इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे अहम फैक्टर ब्लू लाइट है। दिस कॉजेज एसिडिटी। ये एसिडिटी से क्या मुराद है? दरअसल हमारे गार्ड सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड टूट जाता है, ये बनता है मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन है ना ये एसिडिटी का मूजब बनते हैं। अब ब्लू लाइट इन हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप कर देती है, बाहर मैलेट नेगेटिव आयन होते हैं। ब्लू लाइट हाइड्रोजन आयन को आउटवर्ड पंप कर देती है, यानी गार्ड सेल से बाहर। जब हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से बाहर पंप होते हैं तो अंदर नेगेटिव आयन का ग्रेडियंट बढ़ जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए
पोटासियम आयन का इन्फ्लक्स। अब पोटासियम आयन मैलेट के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं पोटासियम मैलेट। पोटासियम मैलेट क्या करता है, ये डिसॉल्व हो जाता है साइटोप्लाज्म में और ये वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम होता है तो वाटर की होती है एंडोस्मोसिस। वाटर की क्या होती है, एंडोस्मोसिस। जब एंडोस्मोसिस होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। एक और फैक्टर है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। अब रात में क्या होगा जनाब, रात में मैलिक एसिड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन आयन बाहर पंप नहीं होंगे, फ्लोराइड उनको पंप नहीं करेगी आउटवर्ड, मैलिक एसिड बनेगा लेकिन हाइड्रोजन आयन पंप नहीं होंगे आउटवर्ड, क्योंकि रात में ब्लू लाइट नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव आयन का ग्रेडियंट कम भी नहीं होता, पोटेशियम आयन बाहर मूव कर जाते हैं, वाटर भी उनको फॉलो करता हुआ एक्सोस्मोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का लो पार्शियल प्रेशर, low partial pressure of CO2 favors opening of stomata। लो पार्शियल प्रेशर से क्या मराद है, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसका लेवल कम होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे, बाहर से मजीद कार्बन डाइऑक्साइड की एक केमिकल सिग्नल या केमिकल मैसेज कार्बन डाइऑक्साइड भी। इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन जो है ना, ये सबसे ज्यादा अहम है। और पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स कैसे होता है, दरअसल इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो मैलिक एसिड है, मेटाबॉलिज्म से बनता है, टूट के मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है। ब्लू लाइट क्या करती है, हाइड्रोजन आयन की आउटवर्ड पंपिंग करती है गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। इधर गार्ड सेल, गार्ड सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में सिर्फ गार्ड सेल फोटोसिंथेटिक और कोई सेल फोटोसिंथेटिक नहीं है, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर पंप होंगे ब्लू लाइट की वजह से, तो इनके रिटर्न में पोटेशियम आयन इनवर्ड इनफ्लक्स होंगे, and this inward flow of potassium ion is followed by endosmosis of, ठीक है। ये एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर जो है ना, ये क्या करेगा, ये क्या काज करेगा जनाब, ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी को बढ़ाएगा, दरमियान में स्टोमा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक ये है। उसके बाद है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन।
Factors affecting the rate of transpiration. Factors में many important factors. One is temperature. Rate of transpiration is directly proportional to rise in temperature. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा होगा. अच्छा जी, टेम्परेचर. टेम्परेचर के बाद दूसरे नंबर पे है जी लाइट. अभी लाइट की हमने बात की थी, ब्लू लाइट. जी अब नजर आ रहा है. कॉल आ जाती है ना बीच में, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट यहाँ पर पढ़ा था. कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन क्या करती है इसको. चौथे नंबर पे ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर. इसका इफेक्ट क्या है? ह्यूमिडिटी के साथ इनवर्स रिलेशन. अगर वेपर्स ऑलरेडी ज्यादा होंगे एयर के अंदर, तो एयर के अंदर मजीद वाटर को लेने की गुंजाइश नहीं होगी. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा.
wind. Number 5, wind. What is wind? Wind is air in motion. Moving air. It's called wind. और रेट जो है विंड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसफॉरेशन ज्यादा होगी। At number 6, we have soil water. Availability of soil water. It be directly related. Rate is directly proportional to availability of soil water. ये reservoir है। Important factor यहाँ पे temperature और light हो सकते हैं। Most important factor जो इसको affect करते हैं वो temperature और light। How much time is left? हाँ जी, ट्रांसपायरेशन जो है ना, शाबाशी, हवा, विंड इज हवा। ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी इवेंट है। ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवेंट। ठीक है, नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी इसलिए है कि ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और इवल इसलिए है कि अगर इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए फिर ये क्या करेगी? फिर ये बिल्डिंग काज करती है। प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका 1% फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, बाकी 99% वाटर क्या हो जाता है? ट्रांसपायर है। इसलिए इवल हो सकती है अगर ये क्या करे, जरूरत से ज्यादा हो। This is all about today's lecture. कल हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक स्टूडेंट का, वो कौन सा है? वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। टाइम खत्म हो गया। टेक केयर। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Third point is partial pressure of CO2. थर्ड पॉइंट क्या है जी? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डे टाइम लीव्स के अंदर कम होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो यूज हो रही होती है। सो स्टोमेटा ओपन रहते हैं। स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो क्या होती रहेगी? ट्रांसपायरेशन होती है।